हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। ये 10 MCQs आ डे सीरीज में आज हम इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQs देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने सेशन को शुरू करें, एक बार देख लेते हैं कि सिविल स्टेप हिमाचल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीकली शेड्यूल है हमारा, जो कि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स हैं हमारे, और मंडे टू सैटरडे हमारे कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं। डेली 10 MCQ रिवीजन सीरीज, जहां पर कि 10:15 AM पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQs मिलते हैं। मेंस करंट अफेयर्स सेशन आता है आपका 2:15 बजे दोपहर को। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं शाम को 6:15 PM 6:15 बजे, और JOA IT और SI एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है सेशन दिया जाता है रात को 8 बजे मंडे टू सैटरडे। तो ये हमारे बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको कोई कोर्स एनरोल करना है तो civilstephimachal.com पर आप जो है वो देख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने 10 MCQs की। जो पहला MCQ है आज का वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट of the RBI acting as banker to the central government। We know that कि RBI जो है banker to governments होता है। तो ये कौन से functions हैं जिसका अगर आप कहेंगे कि these are part of RBI acting as banker to central government। पहला है, RBI maintains the account for various central government funds like Consolidated Fund of India, Contingency Fund and Public Account। Second, RBI act as advisor to the government on monetary and banking related matters। Third, RBI provides ways and means advances to the government। Fourth, RBI floats loans and manages them on behalf of government। क्या ऑप्शंस है? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3 only, या फिर D all of the above। अब वी नो दैट कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट्स मेंटेन करता है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, कंटिजेंसी या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई जो है एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, मॉनेटरी या फिर बैंकिंग रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो सरकार जो है कंसल्ट जरूर करती है आरबीआई से। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आरबीआई प्रोवाइड्स द वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जब सरकार को आप कुछ लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इशू होता है शॉर्ट टर्म में, तब जो है आरबीआई उनको वेज एंड मींस एडवांसेस प्रोवाइड करता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाए। फोर्थ है, आरबीआई फ्लोट्स लोन्स एंड मैनेजेस देम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये बात ठीक है कि सरकार को जब लोन लेना होता है तो सरकार डायरेक्टली कोई लोन नहीं लेती है, बल्कि आरबीआई उसके बिहाफ पे लोन लेता है, उसको मैनेज करता है। बट जब वो ये काम करता है लोन मैनेजमेंट का, तब वो एक बैंकर के तरह नहीं बल्कि एक डेट मैनेजर की तरह काम करता है। ये फर्क है। जब वो लोन्स लेता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तब वो एक बैंकर टू द गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि एज अ डेट मैनेजर काम कर रहा है। तो पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और 4th इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा सा फर्क था, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया, क्योंकि ये सारे ही जो काम है आरबीआई करता है सरकार के लिए, लेकिन जो ये 4th काम है ये एज अ बैंकर नहीं करता बल्कि एज अ डेट मैनेजर करता है। When RBI floats or raises loans on behalf of government, then it is acting as a debt manager of government and not as a banker to government. So statement 4 is not true. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स बोथ। दे आर सेटअप एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स। दे मे एक्ट एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स फॉर अदर बैंक्स। दे विल प्रोवाइड पेमेंट एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर फोर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ऑप्शंस क्या हैं? 1 and 4 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 2, 3 and 4 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स की, डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब क्या होता है? या तो जिनके ऑपरेशंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो कि वो किसको लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल कुछ उनकी
रेस्ट्रिक्शंस हो कि आप सिर्फ रूरल एरियाज़ में काम करेंगे या सिर्फ अर्बन एरियाज़ में काम करेंगे, तो ये कहलाते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को जो है कैटर करते हैं, या फिर उनके ऑपरेशंस पर या फिर जोग्राफिकल लोकेशन पर उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो नचिकेत मौर्य कमेटी ने कहा कि हमें कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स की ज़रूरत है, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स की। तो पेमेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और पेमेंट बैंक्स डिमांड और टाइम डिपॉजिट दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं। दे में एक्ट एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर अदर बैंक्स, बिल्कुल ठीक बात है, वो दूसरे बैंक के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई है और एसबीआई की ब्रांच मान लीजिए किसी एक बड़े टाउन में है, लेकिन वो किसी छोटे गांव में भी ऑपरेट करना चाहता है और मान लीजिए वहाँ पेमेंट बैंक खुला है, तो पेमेंट बैंक क्या कर सकता है, एसबीआई के बिहाफ पे भी जो है वो काम कर सकता है, उनके करस्पॉन्डेंट की तरह पे काम कर सकता है, उनके जो अकाउंट होल्डर्स है उन गाँव के, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एसबीआई। दे विल प्रोवाइड पेमेंट एंड रेमिटेंसेज सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। उनका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है पेमेंट बैंक्स का वो यही है कि वो पेमेंट सर्विसेज, सेटलमेंट सर्विसेज, रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें जो हमारी माइग्रेंट लेबर फोर्स है, स्मॉल बिजनेसेस हैं। क्योंकि पेमेंट बैंक ला ही इसलिए गए थे क्योंकि शहरों में जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, उनको पेमेंट भेजने में अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, छोटे मोटे डिपॉजिट उन माइग्रेंट लेबर से, स्मॉल बिजनेसमैन से ले सकें, इसलिए जो है इन पेमेंट बैंक्स को एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी गई। पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं बट टाइम डिपॉजिट वो नहीं ले सकते। डिमांड डिपॉजिट जो आप ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, जैसे आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है, आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपकी एफडी होती है जिसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 5 साल बाद, 3 साल बाद जो है उसको आप निकाल सकते हैं, तो वो टाइम डिपॉजिट है। तो पेमेंट बैंक्स डिमांड डिपॉजिट तो ले सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स वाज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया by providing small saving accounts and payments remittance services to migrant labor workforce, low income households, small businesses, other organized sector entities and other users. The following will be the scope of activities. क्या क्या कर सकते हैं? Acceptance of demand deposit up to ₹2 lakh only but not time deposit. डिमांड डिपॉजिट में भी 2 लाख तक का ही डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, किसी तरह का लोन नहीं दे सकते, किसी तरह का क्रेडिट कार्ड वो इशू नहीं कर सकते हैं। इशुएंस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने बताया कि वो डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स, एक्टिंग एज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सब वो बेच सकते हैं। तो ये काम वो कर सकते हैं। कुछ काम है वो नहीं कर सकते, जैसे किसी तरह की लैंडिंग नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी उनके एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। क्या पर्पस था? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, थर्ड टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। ऑप्शन देखते हैं 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी नचिकेत मौर्य कमेटी ने रिकमेंड किए थे एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो सारे काम कर पाएंगे जो कि एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स करते हैं, बट उन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि उनकी जो 25% ब्रांचेज हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए, 75% जो वो लोन देंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाने चाहिए। तो इस तरह की कुछ रेस्ट्रिक्शन जो हैं उनके ऊपर हैं। पर्पस इनका ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से कौन लोग बाहर थे? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जिनको कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन नहीं देते थे, तो उनको क्रेडिट मिले। जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं
उनको क्रेडिट मिल पाए, तो ये बिल्कुल ठीक है। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है ना, कि उनको लोन मिल पाए यंग एंटरप्रेन्योर्स को। बट पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज उसका कोई ऐसा जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज में प्रमोट करने के लिए, अर्बन एरियाज में भी प्रमोट कर सकता है, रूरल एरियाज में भी प्रमोट कर सकता है। तो जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए 1 and 2 ओनली। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, कि हम सेविंग व्हीकल्स यानी कि सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएं, क्रेडिट दे पाएं किसको, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एंटिटीज़ हैं, उनको हम जो है क्रेडिट और सेविंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएं। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर, जो आरबीआई डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। हमने पढ़ा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, एक्सपोर्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके में। तो हमें 75% लोन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने हैं, और जो उनका 50% लोन पोर्टफोलियो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो 25 लाख से कम के लोन हो, बहुत बड़े लोन वो ना प्रोवाइड करें। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज, जो मैं बता चुका हूं कि डिपॉजिट्स करना, लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो अंडर सर्व्ड सेक्शन है, जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, एमएसएमई है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR। जिस तरह से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी होता है कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो मेंटेन करना, तो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी मैंडेटरी है कि वो CRR और SLR मेंटेन करें। दे विल बी सेटअप एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स फॉर सर्विसिंग नीश इंटरेस्ट। मैंने बता दिया आपको कि पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नॉट पर्टिकुलरली फॉर रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लैंडिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड, मुद्रा लोन्स इज अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। थर्ड, मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग एक्टिविटीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, 1 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 3 ओनली, या D 1 and 3 ओनली। तो मुद्रा बैंक्स कभी भी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करते हैं, वो रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। तो डायरेक्ट लैंडिंग का तो मतलब ही नहीं है। मुद्रा बैंक का क्या एम, क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी इनको लैंड करता है ना, जो भी कंज्यूमर्स को लैंड कर रहा है, तो अगर उनका कुछ एनपीए हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है मुद्रा बैंक कर सकता है, जिससे बैंक्स के पास एक ट्रस्ट आए, उनको एक गारंटी मिल पाए कि अगर हम किसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हैं तो कल के दिन को अगर हमारा लोन डूब भी जाता है तो मुद्रा बैंक है, ये हमें रीफाइनेंस कर देगा। तो ये डायरेक्ट लैंडिंग तो नहीं करता। तो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी ये एलिमिनेट हो जाते हैं। मुद्रा लोन इज अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब मुद्रा के जो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए नहीं है। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। मुद्रा बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुद्रा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीफाइनेंसिंग और लास्ट माइल फाइनेंसर्स। मैंने कहा कि जो कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, जो भी माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज को जो कि एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज, उनको वो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट ये फैसिलिटी एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। रीफाइनेंसिंग मीन्स मुद्रा लोन्स will be available through banks, NBFC, MFIs यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम मुद्रा बैंक। मुद्रा लोन्स हैव बीन डिजाइन्ड टू कैटर टू कस्टमर्स ऑपरेटिंग एट द लोअर एंड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेक्ट्रम।
दैट इज द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मुद्रा बैंक को इसलिए बनाया गया सो दैट जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी में जो कि सबसे नीचे हैं, हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई सेक्टर जिसको आप कहते हैं, उनको जो है आसानी से बैंक्स लोन प्रोवाइड कर दें। क्योंकि मुद्रा लोन की वजह से क्या होगा कि बैंक्स को एक गारंटी मिल जाएगी कि कोई बात नहीं, अगर हमारा लोन डूबता भी है, एनपीए भी होता है, तो मुद्रा बैंक है हमें रीफाइनेंस करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स। ये क्यों लिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि एंजल टैक्स जो है बहुत चर्चा में था। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक एंजल टैक्स लगाया था, फिर उसको रिमूव कर दिया। तो इसलिए बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी, टू दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एज कंपेयर टू अदर लेंडर्स। फोर्थ, एंजल इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ऑप्शंस क्या हैं, 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली सॉरी, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल क्या होता है, फरिश्ता। तो वो इन्वेस्टर जो कि फरिश्ता बन के आता है, जब कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा होता है, नया स्टार्टअप शुरू कर रहा होता है, तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो फाइनेंस कहाँ से लाए, इन्वेस्टर कैसे लाए, पैसा कैसे लेकर के आए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि वो बैंक्स के पास जाता है प्रोजेक्ट लेकर के, तो बैंक्स नहीं समझते, उनको बहुत रिस्क होता है, पता नहीं कल के दिन को इसका बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो जो बैंक्स हैं वो भी पैसा देने से कतराते हैं। किसी आप और रिश्तेदार से, दोस्तों से पैसा मांगे तो आप उतना बड़ा अमाउंट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते हैं जो आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है, एक स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होता है। तो वहाँ पर आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, है ना, जो देखते हैं आपके प्रोजेक्ट को, समझते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट वाइबल है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, पैसा लगाया जा सकता है, ये एक्टिविटी, ये बिजनेस कल के दिन को बड़ा बन सकता है। और वो अपना पैसा, वो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी फंड का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह, वो अपना खुद का पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल स्टार्टअप्स में और एंटरप्रेन्योर्स में। इसीलिए उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है कि वो फरिश्ते की तरह आते हैं और इन स्टार्टअप्स की, इन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं टू ग्रो बिग। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एज कंपेयर टू अदर लेंडर्स। बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको ये ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है कि कल के दिन को ये बिजनेस जो है वो बड़ा बनेगा। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मैंने पैसा लगाया है तो 1 साल 2 साल में मेरा 10% का मार्जिन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं कि आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, आज इसमें मैं 10% 20% की ओनरशिप ले रहा हूँ, तो कल को जब ये बिजनेस बड़ा होगा तो मैं करोड़ों में खेलूंगा। तो वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, इसलिए जब इनिशियली वो बहुत ही फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है प्रोवाइड करते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी बात बिल्कुल सही है। एन एंजल इन्वेस्टर इज ए पर्सन हु इन्वेस्ट इन हाईली रिस्की कंपनीज टिपिकली बिफोर दीज कंपनीज हैव एनी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स। जैसे मैंने बताया कि वो स्टार्टअप्स में, स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनको कि अभी वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो चल सकता है। ये ट्रस्ट होता है एंजल इन्वेस्टर्स को। दे आर ऑफन अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। Angel investors provide more favorable terms and conditions since they usually invest in the entrepreneur starting the business rather than the viability of the business. उनको भरोसा होता है उस बिजनेस में और बिजनेस को स्टार्ट करने वालों में। Angel investors are focused on helping startups take their first steps rather than the possible profit they may get from the business. जैसे मैंने बताया कि वो शॉर्ट टर्म में नहीं सोच रहे हैं कि 1 साल 2 साल बाद क्या होगा, वो सोचते हैं कि 10 साल बाद ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो चारों स्टेटमेंट जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्वेश्चन कहां से आता है? सरकार ने एक भारत 22 ETF जो है वो इशू किया था, उससे रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं।
स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे। 2. ETFs can be used as a vehicle for disinvestment. 3rd, ETF offer the benefits of diversification of risk. Correct options क्या हैं? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या D all of the above. तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं। अब आपको इसको डिटेल में मैं समझा देता हूं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, जिसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, एक फंड बनाता है, और उस फंड से जो पैसा आया है उसको फिर कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उसमें वो इन्वेस्ट करता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली शेयर बाय करते हो, इनडायरेक्टली ओनरशिप बाय करते हो। आप अपना पैसा कहाँ देते हो? उस म्यूचुअल फंड वाले को दे देते हो, और वो म्यूचुअल फंड फिर आगे जो है आपका पैसा लगाता है, जो भी उस फंड में आया है, शेयर में लगाएगा या फिर डेट में लगाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएगा। तो आप इनडायरेक्टली करते हो वो काम। और ये फंड्स को कौन मैनेज करता है? जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं। फंड मैनेजर्स डिसाइड which companies to invest and from which companies to exit. If some individual wants to put money into the mutual fund, अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, then it can be only done once after the market has closed for that given day. आप म्यूचुअल फंड में कब पैसा लगा सकते हो? जब उस दिन का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का काम हो चुका है, उसके बाद ही। दिन में कभी भी ऐसा नहीं कि दिन में आप कभी भी म्यूचुअल फंड के शेयर खरीद लोगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? जो कि एक म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट देते हैं और एक स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स को आप कभी भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट देते हैं। तो ये कहना चाहिए एक कॉम्बिनेशन है किसका? म्यूचुअल फंड्स का भी और स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर लिस्टेड होते हैं उनका भी। म्यूचुअल फंड की तरह ये फंड भी क्या होता है कि डिफरेंट जगहों से पूल करता है पैसा और उसको लिस्ट कर देता है स्टॉक एक्सचेंज पर, उस फंड को ही लिस्ट कर देता है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो आप दिन में कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स, यानी कि आप उस म्यूचुअल फंड में कभी भी दिन भर में पैसा लगा सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। Exchange traded funds are almost similar to that of mutual funds, but they differ in the sense that ETFs are traded on the stock exchange throughout the day. So if any investor wants to purchase an exchange traded fund, they can always purchase it from the stock exchange just like the shares of any company. जैसे आप किसी भी कंपनी के, रिलायंस के, टाटा के शेयर खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, इसी तरह आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के शेयर भी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं विद एन एडेड एडवांटेज कि आप इसमें से पैसा कभी भी लगा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो थ्रू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स, जस्ट लाइक बाइंग ऑफ शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी? Currency notes and coins with the public, vault cash of commercial banks, deposits of commercial banks with the RBI. Options क्या दिए गए हैं? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या D all of the above. Monetary base, monetary base को आप क्या कहते हैं? आप हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी क्या होता है कि जो भी आपकी आरबीआई की लायबिलिटी है वो मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी होगा। तो जो भी लायबिलिटी आरबीआई की है वो क्या होगा? हाई पावर्ड मनी होगा, इररेस्पेक्टिव कि वो मनी या वो पैसा किसने होल्ड किया है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, बिल्कुल वॉल्ट कैश यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स की तिजोरी में रखा हुआ है, बिल्कुल वो भी आरबीआई की लायबिलिटी है। जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स पब्लिक के पास है वो भी आरबीआई की लायबिलिटी है। इसी तरह कमर्शियल बैंक्स ने जो डिपॉजिट आरबीआई के पास रखे हुए हैं वो भी आरबीआई की ही लायबिलिटी है। तो ये सारे के सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी। मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी इज द लायबिलिटी
ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ऑल दी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय आरबीआई डज नॉट मैटर हु इज होल्डिंग इट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कौन उसको होल्ड कर रहा है, बैंक्स हैं, पब्लिक के पास है, किसके पास है। आरबीआई ने इशू किया है, वो आरबीआई की लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी हमेशा रहेंगे। व्हेन बैंक्स डिपॉजिट देयर मनी विद द आरबीआई इट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई इन द सेम वे एज व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन योर बैंक देन डिपॉजिट बिकम्स बैंक्स लायबिलिटी टूवर्ड्स यू। जैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स की लायबिलिटी बन जाती है कि जब आप अपना पैसा मांगे तो बैंक आपको आपका पैसा वापस करे। इसी तरह जब बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं तो वो आरबीआई की लायबिलिटी जो है वो बन जाता है। सो मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस करेंसी हेल्ड बाय द बैंक प्लस द डिपॉजिट ऑफ बैंक्स विद द आरबीआई। 8वां क्वेश्चन का कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी। देयर इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट फॉर इन्फ्लेशन दैट आरबीआई नीड्स टू अचीव। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। If RBI fails to achieve the target, it needs to submit report to the government of India stating the reasons for failure. Select the correct answer code 1 and 2 only, B 3 only, C 1, 2 and 4 only या D all of the above। एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है 2016 से वो लागू हो गया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ये किसके बेसिस पे बनाएगा, ये बनाएगा इन्फ्लेशन के बेसिस पर। इन्फ्लेशन क्या होगा, एंकर होगा, एक बेसिस होगा टू फ्रेम दी मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो पॉलिसी रेट क्या है वो है रेपो रेट, यानी कि इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्वीक करेगा, यानी कि रेपो रेट को घटाएगा और बढ़ाएगा। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको भी पूरा कर पाएं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्लेक्सिबल टारगेट दिया गया है कि आपको 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि आपको इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके रखना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को कौन ऑपरेट कर रहा है, आप सभी जानते हैं कि इसको आरबीआई ऑपरेट करता है। अगर आरबीआई अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, यानी कि वो इन्फ्लेशन को अगर 2 से 6% के बीच में नहीं रख पाएगा, तो उसको सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी कि ऐसा वो क्यों नहीं कर पाया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Monetary policy framework signed between the government of India and RBI in February 2015. As per the framework, the objective of monetary policy is to primarily maintain price stability while keeping in mind the objectives of growth, यानी कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है और प्राइस स्टेबिलिटी को भी। इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, 4% प्लस माइनस 2%। द इन्फ्लेशन टारगेट को कौन डिसाइड कर रहा है, by the government of India in consultation with RBI. The inflation is consumer price index combined. इन्फ्लेशन को कौन सा पैरामीटर के थ्रू मेजर कर रहे हैं, सीपीआई कंबाइंड जो है वो आरबीआई देखता है कि सीपीआई कंबाइंड कितना है। इन केस आरबीआई फेल्स टू मीट द टारगेट, मैंने कहा कि उसको एक रिपोर्ट जो है सरकार को पेश करनी होगी कि क्यों वो जो है इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में आपको यहां पर जानकारी मिल जाती है। Which of the following statements are true regarding the monetary policy committee? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है जो इस पूरे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट कर रही है। इट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सेकेंड, इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या डी नाइदर 1 नॉर 2। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 2 ओनली। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो स्पेसिफिकली बनाई गई है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं
और जो आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हैं। गवर्नमेंट 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है और 3 मेंबर्स आरबीआई से आते हैं। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसका चेयरमैन जो है आरबीआई गवर्नर होता है और उसके पास कास्टिंग वोट होता है और जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लिए जाते हैं एमपीसी के, वो बाय मेजॉरिटी वोट होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ रेपो रेट को डिसाइड करती है, ओनली रेपो रेट, कि उसका काम क्या है, स्पेसिफिकली सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके बेसिस पे डिसाइड हो रही है? इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई क्या एडजस्ट करता है? रेपो रेट को, क्योंकि वो इसका पॉलिसी टूल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करती है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ये सब सिर्फ आरबीआई का प्रेरोगेटिव है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नहीं है ना? ठीक है, तो इवन रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वो रेपो रेट डिसाइड करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी रेपो रेट सजेस्ट करेगी वो डिसीजन बाइंडिंग होगा आरबीआई के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज द अथॉरिटी to decide only the repo rate and not CRR and SLR or even the reverse repo rate. Its decision on repo rate is binding on RBI. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? If the US central bank raises their interest rate, then may it lead to which of the following in the Indian economy? अगर यूएस का सेंट्रल बैंक अपने यहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा? रूपी का डेप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन होगा, इन्वेस्टर्स इंडिया आएंगे, या फिर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। यूएसए क्या है? एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क कम हो और उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिले, है ना? उनको अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब क्या है? जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे जो रिटर्न आ रहा है वो उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर यूएस का सेंट्रल बैंक अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इन्वेस्टर्स जब डिसाइड करेंगे तो उनको क्या लगेगा, यार यूएस से जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर इनके इकोनॉमी का डाउन होना या इनके यहाँ पर इकोनॉमी का फेल होना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पर सेफ है हमारा इन्वेस्टमेंट, और अब तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, तो हम इंडिया जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है हम वहाँ इन्वेस्ट क्यों करें? वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है और अब तो इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस भी कम हो गया है क्योंकि यूएसए ने अपना जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? वो यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो क्या करेगा? अपना पैसा इंडिया से निकालेगा और उसको यूएसए में जाके इन्वेस्ट करेगा। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो किस में करेगा? डॉलर्स में करता है। तो जब वो आते हैं तो डॉलर्स लेकर के आते हैं और जब जाते हैं तो वो अपने डॉलर्स लेकर के जाते हैं। तो अगर डॉलर की सप्लाई इंडिया में कम हो जाएगी तो आपका रुपी क्या होगा? आपकी रुपी की वैल्यू गिरती ही चली जाएगी, यानी कि आपका जो रुपी होगा वो डेप्रिशिएट होगा क्योंकि जो डॉलर्स की सप्लाई है आपकी इकोनॉमी में वो कम हो गई है क्योंकि आपके यहाँ से डॉलर्स जो है वो निकल करके जा रहे हैं। तो इसलिए आपका रुपी जो है वो क्या होगा? वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो एप्रिशिएट नहीं होगा, इन्वेस्टर्स इंडिया नहीं जाएंगे बल्कि यूएसए जाएंगे और आपकी मनी सप्लाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? रुपी डेप्रिसिएशन होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज। अब लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने होलिस्टिकली जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है, फॉरेन एक्सचेंज का सेक्टर है, इसको हमने कवर कर लिया है। When the US Federal Bank increases the interest rate, then the foreign investors sell their investment in India and move to US. In the process, they convert the rupee into dollars and the demand for dollars increases and rupee depreciates, है ना? तो इसलिए हमारा रुपी क्या होगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में डिक्रीज होगा बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग मनी आउट ऑफ इंडिया। वो अपना पैसा वापस लेकर के जा रहे हैं, इसलिए मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। तो ये हमारे 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज थे। एक बार सिविल स्टेप हिमाचल के जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं और पेड इनिशिएटिव्स हैं उनको आप देख लीजिए। फ्री इनिशिएटिव्स में जो वीकली शेड्यूल है जो हमने शुरू में दिखाया, उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलता है।
HP इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, हिमाचल जीके के आपको जो है पूरा आपको सीरीज मिल रही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिलेगा, HP जीके के MCQ रिवीजन सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और आपको बिल्कुल फ्री में करंट अफेयर्स मैगजीन मिलती है। हमारे पेड इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? HPAS के लिए ऑफलाइन या फिर लाइव कोर्स जो है हमने शुरू हो चुका है 13 मई से, इसकी फीस है सिर्फ 60,000 रुपीज़। ऑनलाइन कोर्स शुरू होने जा रहा है 28 मई से, इसकी फीस है मात्र 25,000 रुपये। NT और अलाइड का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है 16 मई से, इसकी फीस है 12,500 रुपये, ये भी शुरू हो चुका है। JOA IT कोर्स की फीस है सिर्फ 6,500 रुपीज़ और SI फुल कोर्स की भी फीस है 6,500 रुपीज़। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ है HPAS मेंस, प्रीलिम्स की, NT की, अलाइड की और सोशलॉजी ऑप्शनल की। तो प्लीज़ आप इन जो हमारी फ्री इनिशिएटिव्स है, पेड इनिशिएटिव्स है, इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQ के साथ। थैंक यू।